हेलो एवरीवन। सेक्शन 31 तक अपने कल क्लास के अंदर पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज अ डेप्रिसिएशन। सेक्शन 32 दैट इज अ डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन आपने 11वीं में भी पढ़ा होगा। व्हाट इज अ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन क्या है? वियर एंड टियर ऑन असेट। जो भी आपकी असेट यूज आ रही है तो असेट में यूज आने की वजह से उसका जो वैल्यू होता है वो टाइम के साथ क्या होता है? रिड्यूस, डिक्रीज। तो जो भी असेट की वैल्यू आपकी रिड्यूस हो रही है क्योंकि आप उसको वियर एंड टियर की वजह से टाइम के साथ उसका जो भी वैल्यू रिड्यूस होगा, उसका जो भी वैल्यू डिक्रीज होगा, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या है? ये असेट के ऊपर चार्ज किया जाता है। ये एक तरह का एक्सपेंसेस माना जाता है। मतलब प्रैक्टिकली आपको कोई अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। ये नॉन केस आइटम है। कौन सा आइटम है? मतलब बाकी जनरली आपके कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं तो आपको पे करना पड़ता है। डेप्रिसिएशन किसी को देने की जरूरत नहीं है। चलो 2 रुपए का डेप्रिसिएशन तुम ले लो, 4 रुपए का तुम ले लो, तो आपको पे नहीं करना है। तो डेप्रिसिएशन रियल एक्सपेंसेस नहीं है, ये आपको पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो एसेट आपने एक्वायर किए, जो एसेट आपने परचेज किए टाइम के साथ और यूज करने की वजह से उसका जो वैल्यू रिड्यूस होता है, इसको आपको क्या करना होता है? पीएनएल के अंडर डेबिट में चार्ज करना पड़ता है। मींस ये आपका एक्सपेंसेस माना जाता है, इसको माइनस करना होता है डेप्रिसिएशन। लेकिन डेप्रिसिएशन उतना माइनस नहीं करेंगे जितना आप अकाउंट्स में करते थे, हमारे अकॉर्डिंग करोगे। पर हमारे अकॉर्डिंग मतलब इनकम टैक्स से अकॉर्डिंग। तो क्या डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं? सर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो हमें वो ऑलरेडी आता है वो तो हमें ध्यान देना ही है, लेकिन हमें मेनली ये ध्यान देना है कि इनकम टैक्स में क्या है। और यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस है इन इनकम टैक्स। सेक्शन 32 दैट इज अ डेप्रिसिएशन। पहला कंसेप्ट ये हुआ कि आपकी एसेट के ऊपर जो भी आपका वियर एंड टियर है, जो भी आपका टाइम है, उसकी वजह से जो भी आपके एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। 11वीं में आपने पढ़ा होगा, फिर आपने कहीं और भी पढ़ा होगा। 11वीं में पढ़ा होगा, 12वीं में पढ़ा होगा, और साथ में आपने कहाँ पढ़ा होगा? CNFM में भी आ गया हो तो पता नहीं मुझे। डेप्रिसिएशन जनरली कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं। आवाज नहीं आ रही? यदि किसी बच्चे का क्लास में है कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा, 1 2, बाकी सब कॉमर्स बैकग्राउंड के, तो उनको तो पता ही होना चाहिए। और जिनको नहीं पता, इसमें क्या है, नहीं पता नहीं पता, कुछ है ही नहीं दम। तो सिंपल सा पॉइंट ये आता है, बहुत सिंपल है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं। नंबर 1, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड दैट इज द कॉस्ट। हर साल डेप्रिसिएशन जो भी आपका रेट होगा 10% या 15% या 20% वो आपको दिया हुआ होगा। तो जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है आपको हमेशा कॉस्ट के ऊपर, जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट है उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा दैट इज द स्ट्रेट लाइन मेथड। जैसे आपने एसेट एक्वायर की फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीस की, तो 2 लाख रुपीस पर आपको डेप्रिसिएशन एवरी ईयर चार्ज करना है, इसको बोलते हैं SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। और दूसरा मेथड WDV मेथड। W मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV रिटर्न डाउन वैल्यू। नेम से ही इंडिकेट करता है ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं, जो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन की वजह से क्या हो रही, वैल्यू राइट डाउन मतलब रिड्यूस हो रही है, उस रिड्यूस्ड वैल्यू के ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उसके अपन बोलते हैं WDV मेथड। पर क्या रहे अपन, पर क्या रहे अपन? सेक्शन 32। तो सेक्शन 32 ये कहता है कि इनकम टैक्स में जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग चार्ज नहीं किया जाएगा। इनकम टैक्स सेक्शन 32 जो भी डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है ऑन दी एसेट, एसेट के ऊपर जो भी आपका डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, कौन सा मेथड होगा? WDV मेथड। कौन सा मेथड बेटा? स्ट्रेट लाइन मेथड। किस पर? स्ट्रेट लाइन मेथड यूज नहीं करना डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। इनकम टैक्स से अकॉर्डिंग आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है
WDV मेथड। कौन सा मेथड? WDV मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू। कौन सा मेथड बेटा? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि मैं नॉर्मली अकाउंट्स में बात करूं तो रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होती है? जो आपकी रिड्यूस वैल्यू होती है उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। अकाउंट्स आती है? आती है। अकाउंट्स में एक बात बताई गई होगी और गलती से भी याद भी हो, आंखें खुली रखो। क्या बोला मैंने? आंखें खुली रखो, दिमाग खुला रखो, मतलब ध्यान से देखो कि एसेट आपने कब खरीदी, कब बेची। आपको डेज और मंथ के आधार पे भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। याद आया कि नहीं आया? और यही ट्रिक होती थी जहां बच्चे गलती करते थे। जैसे आपने एसेट एक्वायर की फरवरी में, 1 फरवरी को, तो डेप्रिसिएशन कितने महीने का चार्ज होगा यदि आप फाइनेंशियल ईयर पे काम करते हो तो? 2 महीने। 1 फरवरी मतलब पूरा फरवरी और मार्च, 2 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, पूरे साल भर का नहीं होगा। जैसे आपने कोई एसेट है जो आप 10 साल से यूज करे आ रहे हो, मतलब 2-3 साल से यूज कर रहे हो, एसेट आपने 1 जनवरी को बेच दी। कब बेच दी? तो कब तक का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा? 3 महीने का। कितने महीने का? समझ में आया? कितने महीने का होगा फिर? इधर इधर इधर, कितने महीने का होगा? तेज बोलो। जो डेप्रिसिएशन आपने पुराने सालों का चार्ज कर लिया, इस साल कितने मंथ का होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने ना। हेलो, जो नहीं बोल रहे बेटा, क्लास में आ रहे हो तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मैं हर बच्चे को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि उसका दिमाग एक ही नहीं। कितना? 9 महीने। टोटल 12 महीने होते हैं। टोटल 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने डालो तो कितने बचे? 9 मंथ्स। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब ये कि मंथ्स का कैलकुलेशन, डेज का कैलकुलेशन भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। अकाउंट्स बोलता है यदि आपने 2 दिन भी यदि एसेट यूज की तो 2 दिन का डेप्रिसिएशन लगाना रे भैया। तेरे इनकम टैक्स बोलता है ना रे भैया, तभी तो मैंने बोला किसी को अकाउंट्स नहीं आती, बहुत ही अच्छी बात, टैक्स तो आई। तो इनकम टैक्स क्या बोलता है? WDV मेथड यूज किया जाएगा, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम करते, डेज डेज, मंथ्स मंथ्स, ना ना ना। यहां पे WDV मेथड यूज किया जाएगा, और WDV मेथड जो यूज किया जाएगा वो इंडिविजुअल एसेट पर नहीं होगा। क्या बेटा? हेलो, वो इंडिविजुअल एसेट के ऊपर नहीं होगा। जो भी डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे वो किसके ऊपर चार्ज करोगे? ब्लॉक ऑफ एसेट। क्या करोगे अपन? एसेट का ब्लॉक बना दो। जैसे अकाउंट्स क्या करता? एक एसी, 2 एसी, 3 एसी, एक एक एसी पे अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करता, जितनी भी आपकी एसेट होती। जबकि इनकम टैक्स क्या बोलता है कि जो भी सेम कैटेगरीज की जितनी भी आपकी एसेट है उनका आप क्या करो? ब्लॉक बना दो। क्या बना दो? वो जो ब्लॉक है उसका जो भी वैल्यू आएगा उस वैल्यू के ऊपर क्या करना है? आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और कौन सा वैल्यू? दैट इज अ क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू। कौन सा वैल्यू? क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू। क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट। समझ में आया कि नहीं आया? क्या डिफरेंस है बेटा? मतलब यहाँ पे इनकम टैक्स में आपको जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, नंबर 1 कौन सा मेथड? WDV मेथड। बोलेंगे मेरे साथ सब, कौन सा मेथड? WDV मेथड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, WDV जो मेथड यूज किया जाएगा वो एक इंडिविजुअल एसेट के ऊपर नहीं होगा। आपको ये करना होगा कि ब्लॉक बनाने होंगे। कितने ब्लॉक? सब बताने वाला हूं, सारे राज ओपन होंगे। अभी ऊपरी ऊपरी बता रहा हूं। क्या करने अपने को? ब्लॉक बनाने। क्या करने? उस ब्लॉक में कोई एसेट आपने खरीदी बेचे, सब एडजस्टमेंट कर लो। जो भी आपकी क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू होगी, किसके ऊपर? क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल एसेट, नहीं, क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ब्लॉक, उसके ऊपर आपको क्या करना है? एवरी ईयर, एवरी प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। क्या बेटा? अपन अकाउंट्स में क्या करते हैं? इंडिविजुअल एसेट। अपन अकाउंट्स में क्या करते हैं? इंडिविजुअल एसेट। यहाँ पे क्या करना है? ब्लॉक। यहाँ पे क्या करना है? ब्लॉक। तो जो ब्लॉक का जो भी आपका क्लोजिंग WDV होगा, कौन सा वैल्यू होगा? क्लोजिंग WDV होगा, उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। और डेप्रिसिएशन का रेट भी तुम्हारे हिसाब से नहीं होगा, अकाउंट्स के हिसाब से नहीं होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होगा। ये कहां से आ गई?
तो CNFM पढ़ते होंगे तो उसको फर्स्ट डे बताया गया होगा अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी फॉलो होते हैं वो आपको करने पड़ते हैं। ना 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 ना, टैक्स पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, बाहर में जाए अकाउंट, चुप, किसी को चुप नहीं कराओ, अकाउंट्स को चुप कराओ। तो ना तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हम बताएंगे कौन कौन से ब्लॉक है, ब्लॉक बनाना भी सिखाएंगे, उस ब्लॉक के ऊपर क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगी वो भी हम बताएंगे, वो भी आपको याद करनी है कि क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और वही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका लगेगा, लेकिन नंबर ऑफ डेज के आधार पे नहीं, फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कितना, 2 दिन, 3 दिन, कई 3 दिन में दिमाग लगा रहा है। तो यदि आपने कोई भी असेट यदि आपने यूज किए तो क्या होगा, फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, नंबर ऑफ डेज का एडजस्टमेंट नहीं होता, नंबर ऑफ डेज के आधार पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करना। इसका एक पॉइंट आएगा आगे, यदि कोई एसेट लेस देन 180 डेज से कम यदि आपने यूज की और एक्वायर की हो, क्या बेटा, प्रीवियस ईयर में आपने कोई एसेट एक्वायर की, बोलो मेरे, प्रीवियस ईयर में आपने कोई एसेट एक्वायर की और पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, देन डेप्रिसिएशन का जो रेट होगा वो कितना होगा, हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन नहीं होगा, दो ही बातें, या तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फुल या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हाफ, नॉट नंबर ऑफ डेज। जैसे अपन ने नॉर्मली अपने किया हुआ है, एक महीने का डेप्रिसिएशन, 10 महीने का डेप्रिसिएशन, 15 दिन का डेप्रिसिएशन अपन पूरा कैलकुलेट करते हैं, जितना यूज हुआ है उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, यहां नहीं होता। सबसे पहले इंडिविजुअल एसेट की बात नहीं करनी, ब्लॉक की बात करनी है। ब्लॉक की क्या निकालनी है, क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू निकालनी है, और क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू पे जनरली फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन यदि प्रीवियस ईयर में, बोलो बच्चा, प्रीवियस ईयर में यदि आपने कोई भी एसेट एक्वायर की एंड पुट टू यूज किया, क्या बोला मैंने, एसेट एक्वायर की एंड पुट टू यूज किया इन द प्रीवियस ईयर लेस देन 180 डेज, लेस देन, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फुल की जगह, जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है फुल की जगह कितना लगेगा, आप चाहे आपने 5 महीने यूज किया हो चाहे आपने 4 महीने यूज किया हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या बेटा, 5 महीने यूज किया तब भी आप रेट, 4 महीने यूज किया तब भी आप रेट, और इवन क्या ये 1 दिन भी यूज किया, 1 महीना तो ज्यादा हो गया, 1 दिन यदि यूज किया तो अकाउंट क्या करता, ओनली 1 दिन का डेप्रिसिएशन देता, और यहां पे हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कितना बेटा, समझ में आ गई बात। और डेप्रिसिएशन चार्ज करना मैंडेटरी है, ये आप RSSD को अलाउड किया जाता है, सबको डेप्रिसिएशन क्लेम करना ही करना है। सेक्शन 32 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, तभी मैंने बोला इस चैप्टर से इजी कोई चैप्टर आपको मिलेगा नहीं पूरे इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स में सबसे प्यारा चैप्टर है, जो सबसे लवली चैप्टर है, जो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सेक्शन 30 सॉरी दैट इज चैप्टर नंबर 6 PGBP। समझ में आ रही बात है एवरीवन? चलो स्टार्ट करते हैं अपन। डेप्रिसिएशन सेक्शन 32, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट का रोल क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट का रोल ये होता है कि एंड मोमेंट पे कभी चैप्टर लीव हो रहा हो, क्या बेटा, तो ये टॉपिक लीव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जब सीए कर रहा था, CS कर रहा था, तो मैंने बहुत चैप्टर छोड़े, कभी सीए बन गया, CS बन गया, छोड़ के बनाओ, लेकिन टॉपिक कभी नहीं छोड़े। और एग्जाम में क्या आएगा पता नहीं, इसमें बोलो पढ़ना सब कुछ है, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके होंगे उनको पता होगा सर दिल में ख्याल तो पूरा होता है कि पढ़ना सब कुछ है, टाइम ही नहीं बचता। आप 11th में नहीं हो ना, आप 12th में नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम टाइमिंग की आती है, यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं मुझे नहीं आता, क्या नहीं आता, मुझे सब आता है, तो यहाँ वो नहीं है, यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपने प्रॉपर क्लासेस लिए तो आपको सारे कंटेंट आते हैं। कंटेंट आना और एग्जाम में लिखना और रिवीजन करने में रात और दिन का अंतर होता है, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे ही CS करते, गधे थोड़ी करते। जिनको पढ़ाई समझ में नहीं आती उनको तो वैसे ही आउट हो गए। स्कूल में बोल दिया ना CA मत करना, CS मत करना, तो पढ़ने वाला बच्चा नहीं, तो पाप कर रहा है। तो ऑब्वियसली जिनको थोड़ा सा पढ़ाई से प्यार होता है, थोड़ा सा पढ़ाई से इंटरेस्ट होता है, जो थोड़ा सा लाइफ को बनाना चाहता है, वही बच्चा CS में एंटर कर रहा है। तो इसका मतलब आपको सब समझ में आएगा। फिर भी आपको प्लानिंग ये करनी है कि लास्ट डे रिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है, तो उन चीजों पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लीव नहीं होना चाहिए। बाकी तो एग्जाम में क्या आएगा किसी को नहीं पता।
छोटी से लाइन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक लीव नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक ही एग्जाम में आएंगे, एग्जाम में तो कुछ भी आ सकता है। Yes, now we come to the section 32. Section 32 is a depreciation. Depreciation किसके ऊपर चार्ज किया जाएगा? ऑन एसेट। तो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज किया जाएगा? ऑन दी एसेट। तो डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है वो एसेट के ऊपर किया जाता है। कब किया जाता है? जो एसेट आपके बिजनेस के अंदर यूज हो रही है। मेरे बिजनेस के अंदर क्या क्या यूज हो रहा है, ध्यान से देखो। सर प्रोजेक्टर यूज हो रहा है, एसी यूज हो रहा है, वॉल पेन यूज हो रहा है, अम्ब्रेला यूज हो रहा है, प्रोजेक्टर की स्क्रीन यूज हो रही है, सब क्या है? एसेट है। सर मेरे घर में भी तो एसी यूज हो रहा है, मेरे घर पे भी क्या है? टीवी लगी हुई है, मेरे घर में भी कैमरे लगा रखे मैंने, इंस्टीट्यूट में तो लगा ही रखे, घर पे भी कैमरे। तो क्या उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो एसेट पर्सनल यूज आ रही है। तो ऑब्वियसली कौन सी एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलेगा पीसीपी के अंदर, बिजनेस के अंदर? ओनली वो एसेट जो बिजनेस के अंदर यूज आ रही है। कॉमन सेंस। अभी मैंने बोला सबसे इजी चैप्टर है, धंधा है भाई, सब धंधा। तो धंधे में जो खर्चा होगा उसका डिडक्शन मिलेगा ना भैया। समझ में आया कि नहीं आया? Conditions to claim depreciation. पहली कंडीशन, assets should be used for the purpose of business and profession. चाहे वो एक्टिव यूज हो चाहे वो पैसिव यूज हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे आपका इन्वर्टर है, डायरेक्टली थोड़ी यूज आ रहा है, इनडायरेक्टली तो यूज आ ही रहा है ना। तो कोई एसेट होती है जो एक्टिव यूज आती है, कोई एसेट होती है जो पैसिव यूज आती है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पर वो एसेट यूज आनी चाहिए, किसके लिए? बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए जो भी आपकी एसेट यूज आ रही है, उन एसेट के ऊपर अंडर सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शंस के लिए सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असेसी मस्ट बी दी ओनर। ओनर भी दो टाइप के होते हैं, रजिस्टर्ड ओनर हो तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि आप बेनिफिशियरी ओनर हो तो भी चलेगा। क्या बोला मैंने? डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज किया जाएगा? एसेट के ऊपर। डेप्रिसिएशन का डिडक्शन किसके ऊपर लोगे? एसेट के ऊपर। एसेट क्या होनी चाहिए? वो एसेट जो धंधे में यूज हो रही है। कहाँ यूज हो रही है? धंधा, धंधा मतलब बिजनेस। तो यदि बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर जो भी आपकी एसेट यूज हो रही है, उनके ऊपर आपको क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन मिलेगा। वो यूज एक्टिव यूज हो या पैसिव यूज हो, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि उस एसेट के आपके होने चाहिए ओनर, मालिक होने चाहिए। चाहे आप कंप्लीट मालिक हो चाहे पार्टली मालिक हो, वो भी चलेगा। आपको पता चले पार्टली मालिक भी होता है जॉइंट ओनर। क्या बोला मैंने? 2 या 3 लोग मिलके भी तो कोई एसेट एक्वायर करते हो, तो आप 100% मालिक नहीं हो, आप पार्टली मालिक हो। और ओनर रजिस्टर्ड ओनर भी होता है, बेनिफिशियल ओनर भी होता है। तो ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप रजिस्टर्ड ओनर ही हो। यदि आप बेनिफिशियल ओनर भी हो तो भी आपको क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? इन केस ऑफ लीज, तो लीज में क्या होगा? लीज में 2 पार्टीज होती है, एक होता है लेसर और एक होती है पार्टी लेसी। लेसर लेसी, जिनको ग्रामर नहीं पता उनको मैं ग्रामर बता देता हूं। लेसर जो प्रॉपर्टी लीज पे देता है और लेसी जितने प्रॉपर्टी लीज पे ली है, तो डेप्रिसिएशन का जो बेनिफिट है वो ओनर को मिलता है और मालिक कौन है? लेसर। तो डिडक्शन किसको मिलेगा? लेसर को मिलेगा, लेसी को नहीं मिलेगा। और वो लेसी बेनिफिशियल ओनर भी नहीं है, वो तो ओनर किसी केस में ही नहीं। और आपको पता ही नहीं, किसी को मे भी बाई चांस नॉलेज हो तो लीज भी 2 टाइप की होती है, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज। इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पता है क्या? वैसे ऑपरेटिंग लीज जनरली क्या होता है? रेंटल कम होता है और कम पीरियड के लिए होती है। फाइनेंशियल लीज जनरली ज्यादा पीरियड के लिए मानी जाती है। तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि यदि ऑपरेटिंग लीज हो या फाइनेंशियल लीज हो। इनकम टैक्स बोलता है, इनकम टैक्स बोलता है, इनकम टैक्स बोलता है कि चाहे ऑपरेटिंग या फाइनेंशियल लीज, लीज के केस में मालिक कौन है? लेसर। तो डेप्रिसिएशन कौन क्लेम करेगा? लेसर क्लेम करेगा। लेसर क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि ओनरशिप इज द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, चाहे रजिस्टर्ड ओनर हो चाहे बेनिफिशियल ओनर हो। लेकिन डिडक्शन किसको मिलेगा डेप्रिसिएशन का? ओनली ओनर, मालिक। मालिक कौन है? लेसर। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे हमने क्लैरिफाई किया हायर परचेज के लिए क्या होगा। हायर परचेज किसी को पता है क्या होता है? हायर परचेज का मतलब ये होता है कि आप इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट करोगे। क्या करोगे? इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट करोगे और जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होगा तब आपको ओनर से मिलेगा। लेकिन आपका जनरली इंटेंशन यही होता है कि मैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा। तो इसका मतलब यदि आपने हायर परचेज पे यदि कोई भी एसेट एक्वायर की है
तो परचेजर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। इवन ओनरशिप कब मिलेगी? लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद तो भी चलेगा, क्योंकि वो बेनिफिशियर ओनर है। क्योंकि जो बंदा हायर परचेज पे परचेज करता है तो वही तरीके से अपने आप को मालिक ही मानता है, क्योंकि वो ये प्रिज्यूम करता है कि मैं सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा। समझ में आई बात? लीज में और हायर परचेज में डिफरेंस है। लीज प्योरली रेंटल माना जाता है, चाहे वो ऑपरेटिंग लीज हो चाहे वो फाइनेंशियल लीज हो। तो लीज के केस में हमेशा डेप्रिसिएशन का बेनिफिट किसको मिलेगा? ओनली लेसर को मिलेगा। हायर परचेज के केस में माना कि आपकी ओनरशिप ट्रांसफर होगी जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा, लेकिन ये प्रिज्यूम किया जाता है कि आई विल पे ऑल दी इंस्टॉलमेंट। तो हायर परचेज, अभी नाम क्या है? परचेज है, नाम में छुपा हुआ है। हायर पे ले रहा हूं लेकिन परचेज है, मतलब मैं सारी इंस्टॉलमेंट पे करूंगा। तो जैसे ही आप हायर परचेज के अंदर पहली इंस्टॉलमेंट भी पे करते हो तो आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। इवन ओनरशिप विल बी ट्रांसफर ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। समझ में आ गई बात? पॉइंट नंबर 2 और 3 मैं बुक से ही पढ़ रहा हूं, सबके पास बुक है एवरीवन? पॉइंट नंबर 2 और 3 इज क्लियर टू एवरीवन? अभी मैंने आपको बोला ओनरशिप जरूरी है। ओनरशिप जरूरी नहीं है कि आप 100% ओनर हो, यदि आप पार्टली ओनर हो। पार्टली ओनर को सिंपल वे में आप क्या लिख सकते हो? जॉइंट ओनर। क्या लिख सकते हो? जॉइंट ओनर या को ओनर। मैं और मेरी वाइफ दोनों ने क्या किया? बिल्डिंग परचेज की। मैं और मेरी वाइफ दोनों ने बिल्डिंग परचेज की। वाइफ के पास 70% शेयर है, मेरे पास 30% शेयर है। तो मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा? कोई बोलने वाली बात है? हेलो? डेप्रिसिएशन ऑन द असेट पार्टली ओन्ड बाय द असेसी। यदि जो असेसी है, जो इंडिविजुअल उस असेट को यूज कर रहा है, वो पार्टली ओनर है, तो जितना परसेंटेज के आप ओनर हो उतना आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा, उससे ज्यादा आपको डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कॉमन सेंस वाली बात है। नहीं आया समझ में? यदि कोई एसेट है, उस एसेट के अंदर जो आपका रेशो बनता है, यदि वो आपका 1/5 बनता है, तो देन डेप्रिसिएशन आपको पूरा नहीं मिलेगा। डेप्रिसिएशन जितना भी कैलकुलेट होके आया उसका 1/5 आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका 1/5 शेयर है ऑन दैट एसेट। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन? अब तुम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो? कोई कंफ्यूजन? यदि कोई एसेट है और उस एसेट पर आपकी 100% ओनरशिप नहीं है, उस एसेट पर आपकी जो ओनरशिप है फॉर एग्जांपल 1/5 20% है, और उस एसेट पर जो डेप्रिसिएशन बनता है वो बनता है फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज, तो 50,000 का डेप्रिसिएशन थोड़ी मिलेगा, वो तो पूरी एसेट पर बनता है ना। मैं 20% का मालिक हूं, तो मैं कितना डेप्रिसिएशन अपनी बुक्स में क्लेम करूंगा? जितना परसेंटेज का मैं मालिक हूं उस एसेट का। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गई बात? इन्वॉल्व होके पढ़ना है बेटा। जब मैं पढ़ता था मैं थक जाता था, तो मैं 25 मिनट से ज्यादा कभी पढ़ता ही नहीं था। मैंने बच्चों को देखा, जब हम लोग भी पढ़ा करते थे तो बच्चों के अंदर टारगेट हुआ करता था, मेरे फ्रेंड्स के अंदर भी, कम से कम 6 घंटे की सेटिंग दो, तो कम से कम 5 घंटे की सेटिंग दो। बेकार, 25 मिनट के ज्यादा कभी सेटिंग होनी नहीं चाहिए एक साथ। और ये साइंटिफिक रिसर्च भी बोलता है, मैं नहीं बोलता। मैंने गूगल पे सर्च करता था कैसे पढ़ना चाहिए, तो 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक आना बहुत जरूरी होता है, तब आपका रिटेंशन बढ़ेगा। मतलब पढ़ना 6 घंटे ही है, लेकिन एक साथ नहीं। एवरी 25 मिनट्स टेक ए ब्रेक ऑफ 5 to 10 मिनट्स। उससे क्या होता है कि जो आपने 25 मिनट्स के अंदर पढ़ा होता है वो क्या होता है? रिटेन हो जाता है, आपकी मेमोरी इंक्रीज होती है। चलो अपन बातें करते रहते फालतू। कम बैक टू अ पॉइंट एवरीवन। पॉइंट नंबर 5। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला एसेट यूज आनी चाहिए, लेकिन मैंने क्लियर किया जरूरी नहीं है कि वो एक्टिव यूज हो, पैसिव यूज भी। लाइक समझ में आया? इन केस ऑफ स्टैंड बाय मशीनरी एंड इमरजेंसी स्पेयर्स, डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड इवन इफ रेडी फॉर यूज नॉट पुट टू यूज। क्योंकि जनरली डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 आपको तभी मिलेगा जब एसेट पुट टू यूज होगी। एसेट पुट टू यूज होगी, लेकिन जरूरी नहीं है वो एक्टिव यूज हो। एक्टिव यूज को भी हम कंसिडर करते हैं कि आपको एसेट क्या करनी होती है? इमरजेंसी के पर्पस के लिए भी रखनी होती है। यस और नो? तो वो इनडायरेक्टली यूज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
स्टैंड बाय मशीनरी का मतलब ये हुआ कि मतलब यदि ये मशीन खराब हो गई तो आपने क्या किया, आपने स्टैंड बाय मतलब ये कि डायरेक्टली यूज नहीं आ रही, ये हुआ तो अपन ऐसा एक ऑल्टरनेटिव पर्पज के लिए उसको यूज कर लेंगे। अपने इन्वर्टर्स भी होते हैं, अपने जनरेटर्स भी होते हैं, ऐसे बहुत सारी एसेट होती है। तो जो डायरेक्टली एक्टिव यूज नहीं होता लेकिन जो पैसिव यूज होता है उसको भी क्या माना जाता है, यूज माना जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जनरेटर यूज ही नहीं आया क्योंकि लाइट गई नहीं। आपने इन्वर्टर अपने घर पे लगा रखा है, लाइट जाती नहीं है तो इन्वर्टर यूज आता ही नहीं, लेकिन वो यूज आ तो रहा है। तो वो वाली बात कर रहा हूं मैं, एक्टिव यूज और पैसिव यूज। तो पैसिव यूज भी यूज माना जाएगा, तो ऐसे एसेट के ऊपर भी आपको क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी जनरली आपको बताया था, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, सेक्शन 32 इनकम टैक्स के अंदर जो भी आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, सेक्शन 32 इनकम टैक्स में जो भी आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा वो इंडिविजुअल एसेट के ऊपर नहीं मिलेगा। मैंने कट करा दिया था, जहां सेक्शन 32 लिखा हो वहां पे इंडिविजुअल एसेट लिखो और काट दो, जिससे कि आपको हमेशा याद रहे। यहाँ पे क्या जरूरी है, हेलो एवरीवन, ब्लॉक ऑफ एसेट क्या जरूरी है, तो यस। तो डेप्रिसिएबल जो भी हम मतलब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट, तो डेप्रिसिएबल एसेट को हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, वन इज अ टेंजिबल एसेट, अनदर इज अ इनटेंजिबल एसेट। और हमने यहाँ पे 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। कितनी क्लासेस, 3 टेंजिबल एसेट के अंदर है, एक इनटेंजिबल एसेट है, एक इनटेंजिबल एसेट है। तो टेंजिबल एसेट के अंदर कौन कौन आएगा, नंबर 1 बिल्डिंग, फर्नीचर एंड प्लांट मशीनरी, एंड फोर्थ वन इज अ इनटेंजिबल एसेट। 4 ब्लॉक हो गए। कितने ब्लॉक हो गए, 4 क्लास हो गई, 4 ब्लॉक हो गए। इससे ज्यादा भी ब्लॉक हो सकते हैं यदि सेम ब्लॉक के अंदर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग अलग हो, वो ही बताऊंगा मैं अभी। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग का तो ब्लॉक अलग बनेगा ही बनेगा। अब यहाँ पे भी कुछ बिल्डिंग के ऊपर 5% लगता है, कुछ बिल्डिंग के ऊपर 10% लगता है, तो कितने ब्लॉक हो गए, 2 ब्लॉक हो गए। बिल्डिंग 1 जिसके ऊपर 5% लगता है, बिल्डिंग 2 जिसके ऊपर 10% लगता है। अभी समझाऊंगा मैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो क्लास ऑफ एसेट है प्लस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, उसके आधार पे आपको क्या बनाना है, ब्लॉक बनाना है। और डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज होगा, इंडिविजुअल एसेट के ऊपर नहीं, ब्लॉक ऑफ एसेट किसके ऊपर। तो पहली बात, जितनी भी आपकी डेप्रिसिएबल एसेट है उनको अपन 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। क्लास नंबर 1 बिल्डिंग, सेकंड इज अ फर्नीचर, थर्ड इज अ प्लांट मशीनरी, फोर्थ इज अ इनटेंजिबल एसेट। प्यारी बच्ची, इनटेंजिबल एसेट क्या होता है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जैसे गुडविल भी होता है। तो गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन डॉट 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 डॉट, जितने भी आपके आईपीआरस है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। समझ में आ रही बात। तो कितनी क्लास ऑफ एसेट हो गई, 4। याद हो गया, बिल्डिंग, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। और मैंने पहले भी कहा था कि जो क्लास में आएगा उसको मैं क्लास में ही याद करा दूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है क्लास में आओ, क्लास का क्लास में ही याद हो जाए, जिससे कि आपका एक बार का बर्डन क्या हो, कम हो जाए। समझ में आ रही बात। अब ये तो समझ में आ गया कि 4 इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, लेकिन बिल्डिंग पे सबके ऊपर 5% 10% नहीं लगता, तो आपको देखना पड़ेगा कि बिल्डिंग के ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, फर्नीचर के ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, और इंटेंजिबल एसेट के ऊपर कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो थर्ड पॉइंट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये याद करना पड़ेगा। यदि जितना आप याद कर पाओ उतना बढ़िया, लेकिन क्वेश्चन कर करके कुछ तो आपको मैं क्लास में याद करवा दूं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन WDV मेथड मैंने पहले क्लियर कर दिया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इंडिविजुअल एसेट के ऊपर नहीं लगेगा, किसके ऊपर लगेगा, WDV मेथड ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम, नॉट इंडिविजुअल एसेट। जो होना चाहिए मैं वो भी लिखता हूं और अपने माइंड में ये भी सेट करता हूं जो नहीं होना चाहिए, इससे और बेटर क्लियरिटी आती है। थोड़ा सा जूम कर देता हूं, पढ़ने में आ जाएगा। अब आ रहा होगा, आई थिंक दिख रहा है प्रॉपर्ली। या पहली क्लास कौन सी है, बिल्डिंग की। पहली क्लास क्या है, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के अंदर अपने यहाँ पे 3 पॉइंट्स बनाए, पॉइंट नंबर 1 2 3। पॉइंट नंबर 1, और बिल्डिंग का मतलब जो आप बिल्डिंग देखते हो तो बिल्डिंग के अंदर आता ही आता है। इसके अलावा जो आपकी रोड होती है ना, रोड,
तो जो बिल्डिंग है वो तो बिल्डिंग सही, जो आपने रोड बनाए, जो आपने ब्रिजेस बनाए, जो आपने वेल्स बनाए, जो आपने ट्यूबवेल्स बनाए, ये भी सब क्या है, ये सब बिल्डिंग का पार्ट है। कुआं बनाते हैं अपन, ट्यूबवेल्स बनाते हैं, तो ये सब क्या है, ये बिल्डिंग के अंदर आएगा। जो आप नॉर्मल बिल्डिंग देखते हो तो बिल्डिंग यही, जो रोड, ब्रिजेस या वेल्स या ट्यूबवेल्स जो भी आपके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है, दैट इज ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग। यदि वो बिल्डिंग रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज आ रही है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5% है, एक्सेप्ट होटल, वो अदर यूज के अंदर जाएगा। तो जो रेजिडेंशियल यूज के लिए आ रहा है 5%, जो कॉमर्शियल यूज के लिए आ रहा है 10%, जो कॉमर्शियल यूज आ रहा है 10%, रेजिडेंशियल यूज आ रहा है 5%। टेम्पररी और वुडन स्ट्रक्चर, ये पता है टेम्पररी, हमने बहुत जगह देखे होंगे, कुछ पीरियड के लिए अपन क्या करते, कंस्ट्रक्शन करते हैं फिर वापस से रिमूव कर देते हैं, तो उनके ऊपर कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा, 40%। जो प्रॉपर आरसीसी की छत होती है ना, वो तो परमानेंट स्ट्रक्चर होता है। तो जो भी आपने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्ट किया है, तो बिल्डिंग के ऊपर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 5% है, रेजिडेंशियल यूज है, कॉमर्शियल यूज है तो 10%, तो रेजिडेंशियल यूज आ रही है तो 5%, कॉमर्शियल यूज आ रही है तो 10%, और टेम्पररी और वुडन स्ट्रक्चर है तो 40%। सेकेंड क्लास फर्नीचर एंड फिटिंग्स। फर्नीचर एंड फिटिंग्स के अंदर, जो आपकी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स आती है, लाइट फैंस, वायर, स्विचेस, ये भी सब फर्नीचर और फिटिंग्स के अंदर कवर्ड होगा। और फर्नीचर एंड फिटिंग्स वाले ब्लॉक के ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स है 10%। कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, 10%। यदि आपकी कोई बिल्डिंग है जो आप बिजनेस के अंदर यूज कर रहे हो, रेजिडेंशियल है तो 5%, कॉमर्शियल है, अदर यूज है तो 10%, और टेम्पररी और वुडन स्ट्रक्चर है तो 40%। फर्नीचर एंड फिटिंग के ऊपर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% फिक्स्ड। और फर्नीचर हो या फिटिंग्स हो, जैसे बेंचेज हो गई, सोफा हो गया, टेबल हो गई, यहाँ तक कि जो आपकी ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हो गई, सब एक ही कैटेगरी के अंदर आएगा, वन ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, फर्नीचर। इसके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी है, 10%, और इसका क्लोजिंग WDV निकालूंगा और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% लगाऊंगा, ना कि इंडिविजुअल। बेंचेस पे अलग कर दिया, सोफा पे अलग कर दिया, ऐसे नहीं होता। जो भी आपका फर्नीचर फिटिंग्स आता है सबको ऐड कर लो, उसका क्लोजिंग WDV निकाल लो, और 10% का आपका डेप्रिसिएशन लगे। थर्ड क्लास है आपकी, दैट इज अ प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी बहुत वाइडर है। प्लांट एंड मशीनरी वाइडर है, जो आपकी मशीन्स होती है ना, जो बिजनेस के अंदर यूज होते हो, वो तो प्लांट एंड मशीनरी यही। जो आपकी कंप्यूटर, ये कंप्यूटर जो देख रहे हो ना, ये कंप्यूटर भी प्लांट एंड मशीनरी की हेडिंग में आए। मोटर व्हीकल्स, शिप्स, ये सब क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी इज ए वाइडर टर्म इन इनकम टैक्स। तो जनरली जिसको आप मशीनरी बोलते हो तो मशीनरी यही, लेकिन जो आपके कंप्यूटर्स है ये सब भी क्या है, मोटर व्हीकल्स है, ये सब क्या माने जाते हैं, प्लांट एंड मशीनरी वाली क्लास में आते हैं। लेकिन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग अलग है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल पे 15%, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आता है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 15%, और मोटर व्हीकल जो आपकी यूज आ रही है, लॉरीज, बिजनेसेस और टैक्सी इन दी हायर बिजनेस, उसके ऊपर है 30%। आई रिपीट, क्या बोला मैंने, जो मोटर व्हीकल जो भी आपके हैं, तो नॉर्मली मोटर व्हीकल बिजनेस के अंदर यूज किए जाते हैं। तो जो भी आपके मोटर व्हीकल नॉर्मली जो आप बिजनेस के अंदर यूज करते हो, तो मोटर व्हीकल जो भी आपके यूज किए जाते हैं, तो मोटर व्हीकल पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है। लेकिन वो मोटर व्हीकल जो लॉरीज, बस और टैक्सीज है, उनके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 30% है, जो आयरिंग के लिए यूज किए जाते हैं। मैं बिजनेसमैन हूं, मैं अपने ऑफिस आता हूँ, कहाँ आता हूँ, तो ऑफिस के लिए मैं क्लाइंट से मीटिंग करने भी जाता हूँ, तो क्या साइकिल में जाऊंगा, पैदल जाऊंगा, बस में जाऊंगा, जब बहुत पैसा है तो स्टैंडर्ड भी तो दिखाना है ना क्लाइंट को, तो कार में जाऊंगा ना। तो कार में क्या करता हूँ, बिजनेस के नाम से खरीद लेता हूँ,
ऑफिस से बिजनेस के अंदर यूज हो रही है, क्योंकि घर से ऑफिस भी आऊंगा, फिर क्लाइंट के पास जाऊंगा, ऑफिस के काम से दिल्ली भी जाता हूँ तो कार में ही जाता हूँ। तो भैया कार कहाँ यूज हो रही है? बिजनेस में यूज हो रही है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा? 15% होगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा? 15% होगा। लेकिन वो मोटर व्हीकल्स जो लोरीज के पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, वो रफ एंड टफ होते हैं, तो उनके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 30% होंगे, वो ज्यादा यूज होते हैं। जनरली जो रॉ मटेरियल्स के लिए यूज होते हैं ना, मोटर लोरीज पता है, वो पीछे जो ओपन होता है जिसमें सामान पटक दो, आपने कभी देखी होगी, टाटा की या महिंद्रा की या जिनकी भी आती है मार्केट में। तो जो भी आपकी मोटर लोरीज है, जो भी आपकी बसेज है, जो भी आपकी टैक्सीज है, तो जो बसेज टैक्सीज और मोटर लोरीज है, उनके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 30% लगेगा, क्योंकि आईडी बिजनेस के अंदर यूज किया जा रहा है। और बाकी जो नॉर्मल मोटर व्हीकल्स है जो बिजनेस के अंदर यूज किए जाते हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15%। ध्यान रहेगा। बीच में लफड़ा था, नॉलेज के लिए मैं मेंशन करता हूं, लेकिन एज ए स्टूडेंट मैं मानता हूं कि स्किप कर देना चाहिए, इतना आप रिटेन नहीं कर सकते। नॉर्मली मोटर व्हीकल पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है। बोलो मेरे, मोटर व्हीकल पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है, लेकिन वो मोटर व्हीकल जो एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज बिटवीन 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020, 30%। मतलब अब यदि कोई मैं मोटर व्हीकल परचेज करूंगा, उनके ऊपर प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे फॉर ए टाइम पीरियड। ये प्रोविजन आया, अट गया। कौन से मोटर व्हीकल? which are acquired as well as put to use। ऐसे मोटर व्हीकल जो एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज बिटवीन 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020, वो ओनली 7 मंथ्स का टाइम पीरियड, मोटा मोटा 7 मंथ से हुआ 7 to 8 मंथ्स। तो उतने पीरियड में यदि कोई भी मोटर व्हीकल आपने एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज किया, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा 30% इंस्टेड ऑफ 15%। और यदि मोटर व्हीकल यदि यूज किया जा रहा है इन हायर बिजनेस लाइक लॉरीज, बसेस एंड टैक्सीज, एंड दीज आर, इनके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 30% है, बट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज बिटवीन द 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 45%। जो डिटेल में पढ़ना चाहे वो पूरा याद कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली आपको कितना याद करना है कि नॉर्मल मोटर व्हीकल पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है, लेकिन वो मोटर व्हीकल जो लॉरीज, बसेज और टैक्सीज हैं जो हायर बिजनेस के अंदर यूज की जाती है, उनके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15 की जगह 30% है। कितना परसेंट है? जयपुर वालों को समझ नहीं आएगा, जयपुर वालों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि या तो नाले हैं, पानी का है। लेकिन जो चेन्नई, केरल, मुंबई, क्या बेटा, चेन्नई, केरल, मुंबई वालों को पता है भैया, उनके अपने क्या होते हैं? जहाज होते हैं, शिप होते हैं, वेसल्स होती है, बोट होती है, वो यूज करते हैं खुद ही। तो उनके लिए क्या है? वो असट है। उनको डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? 20%। किनको बेटा? जो भी एसेट आपने बिजनेस के अंदर एक्वायर्ड किए, शिप्स, वेसल एंड स्पीड बोट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वुड बी 20%। एरोप्लेन एंड एरो इंजन भी यदि कोई एक्वायर करता है बिजनेस के लिए तो 40%। कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितना परसेंट? कंप्यूटर पे कितना? 40%। कंप्यूटर पे कितना? कंप्यूटर का मतलब ये जो मॉनिटर हो गया, ये जो आपका कीबोर्ड हो गया, ये जो आपका सीपीयू हो गया, सब कंप्यूटर है। ये तो समझ में आता है ना बेटा? आपको बोले सर कंप्यूटर किसको बोलेंगे, डेस्कटॉप किसको बोलेंगे? लैपटॉप तो आपको समझ में आता है, तो लैपटॉप भी और जो आपका कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के अंदर ये आपका डेस्कटॉप हो गया, ये आपका मॉनिटर हो गया, ये माउस हो गया, ये आपका कीबोर्ड हो गया, ये सब क्या है? प्रिंटर। ये सब कंप्यूटर में आएंगे। प्रिंटर भी किसमें आएंगे? कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40%। कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 40%। बुक्स इंक्लूड एनुअल प्रोडक्शन पब्लिकेशंस और यूज्ड इन द लाइब्रेरीज। जो भी बुक्स लाइब्रेरीज में या एनुअल पब्लिकेशंस के लिए यूज की जाती है, जो एवरी ईयर पब्लिश होती है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40%, क्योंकि पुरानी जल्दी हो जाती है। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स पर भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका 40% है। विंड मिल्स, जो विंड टर्बाइन जनरेटर्स होते हैं ना, विंड एनर्जी, तो जो विंड मिल्स है एंड इज इक्विपमेंट्स, विंड मिल आपने देखा होगा ना,
रिन्यूएबल एनर्जी में एक तो होता है सोलर पैनल और एक होता है विंड एनर्जी। तो विंड टरबाइन उसमें भी बहुत सारे आइटम्स लगे होते हैं, इसमें विंड एनर्जी में भी। तो जो विंड मिल से और उसके जो भी इक्विपमेंट्स है जो आपने इंस्टॉल्ड किए 1 अप्रैल 2014 से पहले, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पहले 15% थी। अब नाउ विंड मिल्स या उसके इक्विपमेंट्स यदि आप इंस्टॉल्ड करते हो ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वुड बी 40%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वुड बी 40% इंस्टेड ऑफ 15% अर्लियर। पहले वाले पे 15% है, अब जो नए इंस्टॉल्ड होंगे उनके ऊपर 40%, 40%। विंड मिल को अपन ने अलग कर दिया। विंड मिल के अलावा और भी रिन्यूएबल एनर्जीज है, सोलर पैनल, ई व्हीकल्स, व्हाटएवर। तो इंक्लूड द ई व्हीकल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस, उनके ऊपर भी विंड मिल वाला ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 40%। कुछ बच्चे बोलेंगे सर अलग क्यों किया? अलग इसलिए किया क्योंकि पहले 15 भी था। तो पहले विंड मिल पे जो इंस्टॉल्ड हुए हों 1 अप्रैल 2014 से पहले उनके ऊपर 15% है। एज ए स्टूडेंट अब आपको याद रखना है कि विंड मिल पे अब जो भी इंस्टॉल्ड होंगे 40% लगेगा, और जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो अलग डिवाइसेस है उनके ऊपर भी 40% ही रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। ऑयल वेल्स, जो ऑयल के कुएं होते हैं, जो ईरान में कुछ ज्यादा है, इंडिया में भी तो है ही, कम होंगे लेकिन ये तो सही। तो जो भी ऑयल वेल्स होते हैं उनके ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा? 15%। अदर प्लांट एंड मशीनरी 15%। इसे क्वेश्चन के अंदर यदि कोई कैपिटल एसेट का नाम नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, तो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जनरली आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे? 15%। और यदि राज ओपन कर रखा है लाइक कंप्यूटर है तो 40%। शिप्स, वेसल एंड स्पीड बोट है, देख के बताओ, 20%। यदि एरोप्लेन है तो 40%। मोटर व्हीकल्स है तो ये आपकी प्रिजम्पशन पर डिपेंड करता है, 15% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने क्या प्रिज्यूम्ड। नहीं आया ना समझ में? तो मैं समझने वाला कुछ है ही नहीं, ये तो रट्टाफिकेशन है। क्या है? इस मतलब क्लास में आप आ रहे हो तो ज्यादा फायदा नहीं होगा जब तक कि आप रिवीजन ना करो। क्लास में आने से ये है कि सर सब्जेक्ट का डर निकल गया। जो रोज आ रहे हैं उनको सब्जेक्ट से डर नहीं लगता, मुझे पता है, लेकिन उनके नंबर लाने के लिए 70, 80, 90 लाने के लिए उनको रिविजन बढ़ाने पड़ेंगे, रट्टाफिकेशन बहुत करना पड़ेगा। लर्निंग कंटेंट भी इस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा है। बेटा इधर कितनी क्लास हो गई? ब्लॉक तो बहुत सारे हो गए, क्योंकि ब्लॉक के लिए इंपॉर्टेंट है क्लास भी और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी। तो मेरे सेम क्लास सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन वो बन जाता है ब्लॉक। लेकिन क्लास ऑफ असेट 4 ही है। एक बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर एंड फिटिंग्स हो गया, थर्ड प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फोर्थ, आवाज नहीं आ रही, फोर्थ हो गया इनटेंजिबल असेट। फोर्थ हो गया आपका इनटेंजिबल असेट। और इनटेंजिबल असेट के ऊपर आपका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो है 25%। यदि जल्दी जल्दी कोई मेरे से बोले तो मैं बोल सकता हूँ बिल्डिंग के ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, रेजिडेंशियल यूज के अलावा कोई होगा तो बिल्डिंग पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 10%, प्लांट एंड मशीनरी 15%, जब तक कि कोई स्पेसिफिकली नहीं दे रखा हो, एंड इनटेंजिबल असेट पे 25%। इनटेंजिबल असेट पर 25%। क्या है ये 25%? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ नोट नंबर 1 मैंने ऑलरेडी बता दिया। जो भी असेसी है, जो भी बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर असर यूज कर रहा है, जो भी असर आपके बिजनेस के अंदर यूज की जा रही है, ये मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। डेप्रिसिएशन आपको क्लेम करना है, मतलब करना है, बेनिफिट भी है और मैंडेटरी भी है, करना ही पड़ेगा। डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है किसके ऊपर? असेट के ऊपर, लेकिन ब्लॉक पे। तो ब्लॉक की जो भी असेट होगी उसका जो भी क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू होगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना मैंडेटरी, ऑप्शनल नहीं है। कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर मतलब तो जो कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एसेसरीज है, मतलब जो कंप्यूटर के अंदर आपका क्या आ जाएगा,
मॉनिटर आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा, तो इसके साथ में जो कंप्यूटर की एसेसरीज होती है लाइक यूपीएस, यूपीएस पता है सबको, अनइंटरप्टेड पावर सिस्टम, जो यूपीएस यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कि लाइट चली जाए तब भी वो आधा घंटा 1 घंटा काम करता रहे, यूपीएस पता है। तो जो आपका यूपीएस हो गया, जो आपका प्रिंटर हो गया, जो आपके स्कैनर्स हो गए, इनके ऊपर भी क्या होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कंप्यूटर वाला ही लगेगा, 40% ही लगेगा। सर क्या मोबाइल फोन भी कंप्यूटर की डेफिनेशन में आएगा? ना 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 ना, मोबाइल फोन्स आर नॉट द कंप्यूटर, इसे डेप्रिसिएशन 40% वाला नहीं लगेगा। तो फिर किस में लगेगा बेटा? मैंने एक कॉमन वीडियो डाला था, जो प्लांट है मशीनरी के आपको नाम दे रखे हैं उनके ऊपर तो मैंने आपको डेप्रिसिएशन का रेट बता दिया। इनके अलावा जो बाकी एसेट है जो प्लांट है मशीनरी में आएगी उन पर 15%। तो मोबाइल फोन पे कितना? फिर आवाज नहीं आती। तो मोबाइल फोन कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एसेसरीज पे तो 40% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, और मोबाइल फोन माना जाएगा, कंप्यूटर नहीं है, इसलिए उसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% का लगेगा। नहीं आया समझ में? बेटा इनटेंजिबल एसेट में क्या क्या आता है नाम बताओ। इनटेंजिबल एसेट में गुडविल भी आती है, पेटेंट भी आता है, ट्रेडमार्क भी आता है, कॉपीराइट भी आता है, इंडस्ट्रियल डिजाइन भी आता है, डॉट 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 सब आता है। लेकिन वन ऑफ द इंटेंजिबल एसेट, कौन सी इंटेंजिबल एसेट? गुडविल। गुडविल के अलावा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, नहीं, गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। गुडविल के अलावा जो आपकी इंटेंजिबल एसेट है, क्या बेटा? गुडविल के अलावा जो भी आपकी इंटेंजिबल एसेट है वही इंटेंजिबल एसेट यहाँ पे इंक्लूड की गई है, उनके के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, लाइक नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजीज, डॉट 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 डॉट। मैंने बोला डेप्रिसिएशन आपको तभी मिलेगा जब एसेट पुट टू यूज होगी नॉर्मली। उसकी एक्सेप्शंस भी है, पैसिव यूज में भी आपको मिल जाता है, लाइक स्टैंड बाय मशीनरी, इमरजेंसी पर्पस। लेकिन नॉर्मली डेप्रिसिएशन जो आपको अलाउड किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, तभी किया जाएगा उन एसेट के ऊपर, वो एसेट जो पुट टू यूज और नॉट रेडी टू यूज। जो रेडी टू यूज के आधार पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, डेप्रिसिएशन उन एसेट के ऊपर मिलता है जो आपके एक्चुअली पुट टू यूज। कोई कंफ्यूजन? मैंने ऑलरेडी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर सब पढ़ाई दिया। प्लांट एक वाइडर टर्म है, तो प्लांट के अंदर शिप्स भी आ जाती है, व्हीकल्स भी आ जाते हैं, इसलिए अपने लिखे थे मोटर व्हीकल 15% और 30%, शिप्स 20%, बुक्स 40%, साइंटिफिक अपरेटस एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स, ये सब प्लांट की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। लेकिन क्या प्लांट में नहीं माना जाता टी बसेस, लाइव स्टॉक, बिल्डिंग और फर्नीचर? क्योंकि बिल्डिंग बिल्डिंग है, फर्नीचर फर्नीचर है। एक्चुअली प्लांट एंड मशीनरी थोड़ी सी वाइडर है, इसलिए हमने बोला कि प्लांट एंड मशीनरी के अंदर सब इंक्लूड किया जाता है, लेकिन क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाता? टी बसेस, लाइव स्टॉक, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। इनके अलावा जो भी आपके एसेट है उनको आप प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तभी हमने एक कॉमन वर्ड बोला था, अदर प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 15% है। यहां तक कोई डाउट? नाउ वी कम टू द डेप्रिसिएशन के मेथड। मैंने बोला डेप्रिसिएशन का एक ही मेथड यूज किया जाता है, वैसे दो मेथड होते हैं, दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड। तो जनरली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड। लेकिन इनकम टैक्स बोलता है ना 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 ना, एक ही मेथड यूज किया जाएगा, एक ही मेथड यूज किया जाएगा, सुन लो रे भैया, एक ही मेथड यूज किया जाएगा, WDV मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड यूज नहीं होगा, लेकिन यूज कर सकते हैं कोई और, नॉर्मल नहीं। एक एक्सेप्शन है, कितनी एक्सेप्शन? ज्यादा नहीं है, एक ही है। वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। सर कौन? अम्बानी, टाटा पावर, कौन? अडानी पावर, कौन? समझ में आ गया? जो पावर में एंगेज्ड है। क्या बेटा? जो पावर में एंगेज्ड है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं?
मींस जिनका काम या तो पावर को जनरेट करना है या पावर को जनरेट और डिस्ट्रीब्यूट दोनों करना है, उनको ऑप्शन मिलता है कि वो चाहें तो स्ट्रेट लाइन मेथड भी यूज कर सकते हैं। मतलब उनको ऑप्शन दिया गया है कि तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो स्ट्रेट लाइन मेथड भी यूज कर सकते हो, WDV मेथड भी यूज कर सकते हो। इनके लिए वो लोग, बोलो, वो लोग जो पावर को जनरेट करते हैं और पावर को जनरेट और डिस्ट्रीब्यूट दोनों करते हैं, उनको ऑप्शन दिया गया है। क्या ऑप्शन दिया गया है? कि वो स्ट्रेट लाइन मेथड या WDV मेथड जो उनको अच्छा लगे, जय माता दी, वो कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? तुम नहीं, मैं नहीं। हमारे पास जय माता दी का ऑप्शन नहीं, हमारे पास एक ही माता दी है। कौन सा? WDV माता दी, क्योंकि एक ही मेथड यूज होगा ना रे भैया। कौन सा मेथड? हेलो, कौन सा मेथड? समझो, जब आप कभी कभी पढ़ाई करते हो तो आपसे पढ़ाई नहीं होती। क्या नहीं होती? नींद ज्यादा आती है। तो एक रूल होता है, जिनको नींद ज्यादा आती है, जो कभी कभी पढ़ते हैं और कभी कभी भी पढ़ना चाहते हैं, तो बोल के पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्योंकि यदि आपका लिप्स मूव हो रहा है तो नींद आ ही नहीं सकती। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब बॉडी मूव करती है, नींद ऐसे लोगों को, तो इसे कभी ऐसे बैठना ही चाहिए। जब भी आप पढ़ो, चाहे आप आधे घंटे ही पढ़ो, तो बॉडी मूव करनी चाहिए, बॉडी मूव करनी चाहिए और आपका लिप्स का मूवमेंट होना चाहिए, तो आपको नींद आना बंद हो जाएगा। मैं आपको छोटी छोटी टिप्स बता रहा हूं। जैसे आप कभी 10 घंटे पढ़ना पड़ता है, 12 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो फिर एनर्जी, बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी मूव करेगी, नींद नहीं आएगी। चलो, बहुत सारे ज्ञान देता रहता हूं, आ जाओ, कम बैक टू द पॉइंट। क्या बात हो रही थी? WDV, मतलब WDV नहीं, डेप्रिसिएशन के मेथड की बात हो रही थी। इनकम टैक्स में एक ही मेथड यूज होता है, नॉर्मली एक ही मेथड यूज होता है। कौन सा मेथड? WDV मेथड। लेकिन एक पर्सन के लिए एक्सेप्शन दे रखी है। किन के लिए? नहीं नहीं, पावर वालों को भी बाय डिफॉल्ट हमने ये नहीं बोला कि आपको स्ट्रेट लाइन मेथड मिले, उनको भी ऑप्शन दे रखा है। WDV तो यही, आप चाहो तो स्ट्रेट लाइन मेथड भी यूज कर सकते हो। कौन बेटा? थर्ड बेंच। कौन? जो पावर को जनरेट करते हैं या पावर को जनरेट और डिस्ट्रीब्यूट दोनों करते हैं। समझ में आई बात? किसी को बताना स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है? जब स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे तो फिर नॉर्मल अकाउंट्स वाला हो जाएगा। मतलब वही वही फिक्स रेट, वही इंडिविजुअल असेट, फिर इंडिविजुअल असेट, वही मंथ। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल कंसेप्ट आ जाएगा। क्या जाएगा? सेम एज अकाउंट्स। यदि, और लेकिन ये सिर्फ किनको लिए मिलता है? हमारे लिए नहीं है। अरे इतने सारे बिजनेस है, बिजनेस है बहुत सारे, कपड़े का, जूते का, पता नहीं कितने सारे बिजनेस है, तो उनको नहीं मिलता। उनको तो एक ही मेथड है। तभी मैंने स्टार्टिंग में भी क्या बोला था? WDV मेथड, WDV मेथड, WDV मेथड, WDV मेथड। ओनली ऑप्शन दिया गया है जो पावर को जनरेट करते हैं और पावर को जनरेट और डिस्ट्रीब्यूट दोनों करते हैं, उनको एक ऑप्शन दिया गया है कि वो स्ट्रेट लाइन मेथड भी यूज कर सकते हैं। और स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है ऑन इंडिविजुअल एसेट एज अकाउंट। इस पर अपन ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो किसके आधार पे करना है? WDV मेथड। और WDV मेथड में क्या बड़ा? WDV मेथड में जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा वो इंडिविजुअल एसेट पे नहीं होगा। क्या बड़ा? तो किसके ऊपर होगा? ब्लॉक ऑफ एसेट। किसके ऊपर होगा? और ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या हुआ? सेम क्लास। कितनी क्लास है? 4 क्लास। लेकिन 4 ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक ज्यादा भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे एक क्लास है हमारी प्लांट मशीनरी, तो आपको पता है शिप के ऊपर कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? 20%। और कंप्यूटर के ऊपर तो शिप अलग हो जाएगा और कंप्यूटर अलग हो जाएगा। क्योंकि आपको ब्लॉक बनाते टाइम एक बात याद रखनी पड़ेगी। क्या बात याद रखनी पड़ेगी? रेट सेम होनी चाहिए और क्लास सेम होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, बिल्डिंग के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन है और फर्नीचर के ऊपर भी 10% है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम है लेकिन क्लास अलग हो गई, तो ब्लॉक अलग अलग बनेगा। तो ब्लॉक के लिए क्या ध्यान रखना पड़ता है? सेम क्लास, सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, उतने आप ब्लॉक बना दो। और उस ब्लॉक का आपको क्या करना होगा? क्लोजिंग। बोलो, क्लोजिंग WDV निकालनी पड़ेगी। बोलो बेटा मेरे साथ, क्या निकालना पड़ेगा?
क्लोजिंग WDV कैलकुलेट करना होगा। क्या कैलकुलेट करना होगा? नहीं आया समझ में? अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है। तो किसका? जाने का नहीं, अभी तो मजा आना स्टार्ट हुआ है। कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग WDV, कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग WDV। जो दिया हुआ है वो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले अपन लप्पा मारेंगे। क्लोजिंग क्या होता है? क्लोजिंग एंड वाला। तुम में से कोई लप्पा मार सकता है व्हाट इज अ क्लोजिंग WDV का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? ओनली रेड साइंस, बिल्कुल लप्पा है, मत देखना, पढ़ना मत, पढ़ोगे तो पता चल जाएगा मेरे को, क्योंकि तुम बुक वाली स्टाइल में बात करोगे। तो वो नहीं, वो तो बात का मैटर है। जनरल लप्पा क्या बेटा? जिनको भी अकाउंट्स आती है, जिनको भी अकाउंट्स आती है थोड़ी सी भी, वो क्लोजिंग WDV का लप्पा मार सकते हैं। ओनली रेजाइंस। तेज बोलो। क्या बेटा? नहीं नहीं, क्लोजिंग WDV 31 मार्च की होगी, वो तो सही बात है। फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? ओपनिंग, ओपनिंग WDV प्लस असेट कैसे बढ़ेगी? खरीदने से। और कम कैसे होगी? क्या बात है, मैंने बोला लप्पा बिल्कुल सही होता है। फेल होने का कोई स्कोप ही नहीं है यदि ऊपर का पुर्जा बिल्कुल सही सलामत रहे। और ये सही सलामत नहीं रहता पैनिक होने की वजह से, इसलिए कभी पैनिक नहीं होना, क्योंकि अभी तुम हंस रहे हो, इससे दिमाग चल रहा है, लेकिन यही चीज एग्जाम में हो। फेल ही तो होना है, और क्या होना है? क्या है? पास और फेल माया है, इस माया से ऊपर जाना है। पास और फेल माया है। हमें पूछना चाहिए माया कौन है। ठीक है, मजाक करता है तो कम बैक टू द पॉइंट। लेकिन क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आ गया? क्या बात कर रहा था मैं? क्लोजिंग WDV। क्या बेटा? क्लोजिंग WDV कैसे निकालेंगे? ओपनिंग WDV प्लस परचेजेस माइनस सोल्ड। जो भी आपका आएगा उसको बोलेंगे अपन क्लोजिंग WDV फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन। राइट एवरीवन? यही फॉर्मूला है। याद हो गया फॉर्मूला? क्लोजिंग WDV फॉर द पर्पस ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। आपका ओपनिंग WDV क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ओपनिंग WDV मतलब 1 अप्रैल। बोलने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम इनकम टैक्स के हिसाब से बात करते हैं ना, तो हमारा प्रीवियस ईयर होता है। तो प्रीवियस ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को। प्रीवियस ईयर कब एंड होता है? 31 मार्च को। तो इसका मतलब आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो कि 1 अप्रैल को जो भी आपकी ओपनिंग WDV है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26 में जो भी आपने एसेट एक्वायर्ड की, तो जो भी आपने एसेट परचेज की उसको क्या कर दो? ऐड कर दो। और जो भी एसेट आपने बेची तो उससे आपकी एसेट कम हो जाएगी। तो आपको क्या निकालना है? क्लोजिंग WDV। क्या निकालना है? क्लोजिंग WDV। इसके ऊपर आपका डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपन क्वेश्चन के पर्पस के लिए इस फॉर्मेट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। माइंड में तो आपको यही फॉर्मेट याद रखना है, लेकिन फॉर्मेट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, जिससे कि रिटेंशन इजी हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। ओनली क्वेश्चन के पर्पस के लिए फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला नहीं बदलूंगा। क्लोजिंग WDV का फॉर्मूला तो यही रहेगा बेटा, क्या? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस सेलिंग। समझ में आ गया? सेल करके जो भी आपका अमाउंट रिसीव्ड होगा। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, हो सकता है किसी को नहीं समझ में आया होगा, अब समझाऊंगा वाला पॉइंट। मैंने कहा था कि इनकम टैक्स में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमेशा फुल लगता है, याद है? अभी बोला था। लेकिन यदि कोई असेट आपने एक्वायर्ड की, याद आया?
अब उस पर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हम न्यूमेरिकल पे आना है। तो यदि आपने कोई एसेट एक्वायर्ड की एंड पुट टू यूज किया लेस देन 180 डेज, जैसे प्रीवियस ईयर 25-26 में आपने एसेट एक्वायर्ड की और उसी प्रीवियस ईयर में पुट टू यूज आपने लेस देन 180 डेज किया, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 180 नहीं, सॉरी, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फुल नहीं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हाफ रेट लगेगा। किसका आप? जो भी जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। और यदि आपने बिल्डिंग एक्वायर्ड की और पुट टू यूज किया लेस देन 180 डेज, तो देन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5% आधा लगेगा। डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए नॉर्मली क्या जरूरी होता है? पुट टू यूज। तो यदि आपने कोई एसेट एक्वायर की, यदि आपने कोई एसेट एक्वायर की, यदि आपने कोई एसेट लेकिन पुट टू यूज किया ही नहीं एक दिन भी, तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? इसलिए अपन क्या करते हैं, जो परचेजेस होती है, या तो मैंने ऊपरी ऊपरी बोला है, इन परचेजेस को आपको क्या करना पड़ता है? 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। कितने पार्ट में? किसको? परचेजेस मतलब एक्विजिशन। किसका एक्विजिशन? एसेट का। तो जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी आपने एसेट एक्वायर्ड किए उसको आप क्या करोगे बेटा? 3 कैटेगरी में डिवाइड करोगे। क्यों? जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम गलतियां नहीं हो। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी? पुट टू यूज मोर देन 180 डेज, पुट टू यूज मोर देन 180 डेज, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज और नॉट पुट टू यूज। 3 क्यों? पुट टू यूज मोर देन 180 डेज मतलब आपने एक्वायर भी किया और मोर देन 180 डेज है, डेप्रिसिएशन का रेट फुल। पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हाफ, और नॉट पुट टू यूज डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो ये अपन जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे ना तब ध्यान रखेंगे, लेकिन एक बार आपको ऐड करना पड़ता है, वरना नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग वैल्यू खराब हो जाता है। क्योंकि इस ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का, ये तो शायद बचपन से पढ़ रहे हो, जब से कॉमर्स पढ़ना स्टार्ट किया है, समझ में आ रही बात? इस ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का क्या है बेटा? ओपनिंग। राइट एवरीवन? यस बेटा, पढ़ने में आ रहा है? मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड बिल्कुल नहीं बता। जनरली क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड के आते भी नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक के लिए कवर है। किसके लिए? जनरेशन ऑफ पावर एंड जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और वो वैसे भी अपन अकाउंट्स वाले पैटर्न पे करते हैं, सबको आती है। तो यहाँ पे जो मैं आपको डेप्रिसिएशन पढ़ा रहा हूँ डिटेल में, वो कौन सा पढ़ा रहा हूँ? नॉर्मल बिजनेस वालों के लिए WDV मेथड, इट इज अ ब्लॉक ऑफ एसेट। तो ब्लॉक ऑफ एसेट WDV मेथड के अंदर में क्या कैलकुलेट करना है बेटा? क्लोजिंग WDV। क्या कैलकुलेट करना है? कैसे कैलकुलेट होगा? ध्यान से देखो बेटा। सबसे पहले क्या लेंगे अपन? ओपनिंग WDV। क्या लेंगे अपन? ओपनिंग WDV। ओपनिंग WDV में आपको क्या ऐड करना है? परचेजेस। क्या ऐड करना है? परचेजेस ऑफ द एसेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी आपने एसेट एक्वायर किए, परचेज किए, इसको 3 पार्ट में क्यों डिवाइड किया? 180 डेज और मोर, लेस देन 180 डेज और नॉट पुट टू यूज। क्यों बेटा? 180 डेज और मोर, 180 डेज और मोर क्या होगा? और जिनको नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आती है तो रट्टा मार लो, अप टू 3 अक्टूबर। क्या बेटा? यदि 3 अक्टूबर तक भी यदि आपने प्रीवियस ईयर में एसेट एक्वायर की, कैलकुलेट कर लेना एक बार। करो करो, आना तो चाहिए तुम लोगों को। क्योंकि गलती से तुम एग्जाम में कंफ्यूज हो गए, सर ने 3 बोला था या 3 अक्टूबर बोला था, 3 सितंबर बोला था, तो कैलकुलेट करना आना चाहिए। बेटा वही तो बोल रहा हूं, मतलब 3 अप टू लिखा है वर्ड है, क्या है? तो अप टू 3 लिखा है। यदि 3 को 180 हो रहा है, तो यदि 3 से पहले आपने खरीदा होगा तब तो 180 से ज्यादा ही होगा ना। तो 3 अक्टूबर को यदि आपने कोई ऐसा एक्वायर की तो डेज कितने हुए? फिर जल्दी कैलकुलेट करो। यदि 3 अक्टूबर को यदि आप कोई एसेट यदि एक्वायर करते हो तो नंबर ऑफ डेज कितने हुए? 186।
यस, कितने डेज आए बेटा? 186। ठीक है, देखते हैं एक बार। यस एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यही 3 अक्टूबर से पहले एक्वायर किया या 3 अक्टूबर लास्ट? तो ये 3 अक्टूबर को यदि मैं कोई एसेट एक्वायर करता हूं प्रीवियस ईयर के अंदर, तो वो 180 या 180 डेज से ज्यादा होगा, इस बात को प्रूव कर देता हूं। तो यदि मैंने 3 अक्टूबर को यदि कोई भी एसेट यदि एक्वायर की, तो ये 180 होगा। क्या होगा? 180 कैसे होगा? ये अक्टूबर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 5। नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं अक्टूबर में? कितने होते हैं? आवाज नहीं आ रही। 30? कौन बोला 30? पहले तो ये बताओ बेटा, तुम्हें टैक्स में पढ़ा दूंगा, पहले बाकी चीजें पढ़ के आओ तुम लोग। समझ में आ गया? मतलब पढ़ते टाइम तुम्हें अपना नॉर्मल आईक्यू लेवल भी डेवलप करना है, सीएस बनने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जो आपका एग्जीक्यूटिव का पार्ट है वो इतना सा है, बाकी चीजें यदि आपको नहीं आती तो प्रॉब्लम आएगी। समझ में आ रहा है एवरीवन? बेटा आपने कैपिटल एसेट एक्वायर्ड की 3 अक्टूबर को, कौन से दिन? अक्टूबर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 31। अब 3 अक्टूबर से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने की बजाय 2 दिन हटा दो। कौन से 2 दिन? 1 और 2। क्योंकि आपने खरीदी कब है बेटा? आपने खरीदी कब है? 3 अक्टूबर को। तो यूज कब आएगी? 1-2 अक्टूबर को थोड़ी यूज आएगी, उसके बाद यूज आएगी ना। टोटल डेज कितने? 31। तो 2 दिन यूज नहीं आई तो कितने दिन आई यूज आई? ये किन किन को नहीं आया समझ में? गुड मॉर्निंग। अक्टूबर में नंबर ऑफ डेज 31 होते हैं, 1 और 2 दिन यूज नहीं आई क्योंकि आपने एक्वायर्ड कब किया? 3 को। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप कैलकुलेट कर लो, 31 में से 2 दिन गए तो कितने आए? 29। 29 लॉक कर दूं लास्ट बेंच? अक्टूबर के बाद क्या आता है बेटा? क्या बात है, पता है? नवंबर में कितने डेज होते हैं? दिसंबर में? दिसंबर में? जनवरी में? फरवरी में? पता तो है ना? 29 नहीं, लीप ईयर नहीं है ये। लीप ईयर वो ईयर होता है जो डिवाइडेड बाय 4 होता है। 2026 इज नॉट डिवाइडेड बाय 4। कैलकुलेट करके देख लो, नहीं पता है तो कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन इसे नंबर ऑफ डेज फरवरी में कितने होंगे? और अभी गए हैं यार, अभी कितने दिन गए? मार्च। अब कौन बोल रहा था 186? हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरे तो समझ में आ गया था तुमने जो किया था, लेकिन ऐसा क्यों किया? बोलो, मैंने नहीं पिए, मैंने नहीं पिए। मैंने बोला मैंने असेट एक्वायर की 3 अक्टूबर को। यदि 3 अक्टूबर से पहले खरीदी तो नंबर ऑफ डेज 180 से ज्यादा ही होंगे। यदि मैंने 3 अक्टूबर को भी खरीद ली तो 180 डेज होते। अब 3 अक्टूबर की जगह यदि मैंने 4 अक्टूबर को खरीदी तो 179 हो जाएंगे। तो आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेटा तुमने 1 अप्रैल से लेके 2 अक्टूबर का टाइम कैलकुलेट कर लिया, लेकिन बेटा तुमने एसेट एक्वायर कब किए? 3 को। तो उसके बाद वाला टाइम पीरियड काउंट करोगी या पहले वाला? हेलो, समझ में आ गई बात? इससे थोड़ी देर पहले मैंने ये बात भी कही थी, 25 मिनट से ज्यादा कभी नहीं पढ़ना चाहिए। हम पढ़ा रहे हैं 2 घंटे पढ़ाते हैं, 1 घंटे पढ़ाते हैं, वो एक अलग बात है। जब आप सेल्फ पढ़ो कभी 25 मिनट से ज्यादा एक साथ मत पढ़ो। जब मैं पढ़ता था तो मेरा यही स्टाइल फॉलो होता था। मैं 25 मिनट्स पढ़ता था, 5 मिनट्स के लिए शैतानी नहीं करता था, मूवी नहीं देखता था। मूवी देखा तो फिर वो खत्म हो गया, हेड डाउन करके लेट गया, शांति मिलती है, वापस से रिफ्रेश होता है सब कुछ। माइंड को बार बार रिफ्रेश करना बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मैं जनरल टेक्निक भी आपको बताता रहता हूँ, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो टैक्स तो पढ़ाता ही हूँ, ऐसा लगता है पूरा टैक्स पढ़ाने की सब क्या क्या पढ़ा देता हूँ। ठीक है, मुद्दे की बात पे आते हैं। ये समझ में आ गया सबको? इसलिए जिन बच्चों को बाय चांस डेज कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो तो ये रट्टा मान लेना। 3 अक्टूबर से पहले या 3 अक्टूबर
3 अक्टूबर तक भी यदि आपने कोई एसेट एक्वायर कर ली प्रीवियस ईयर के अंदर तो 180 डेज होंगे, और 3 अक्टूबर के बाद यदि आप कोई एसेट यदि एक्वायर करते हो तो आपके डेज 180 डेज से कम होंगे। तो वो एसेट जो आपने एक्वायर कर ली अप टू 3 अक्टूबर, दैट इज पुट टू यूज 180 डेज और मोर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन फुल। और जो एसेट आपने यूज किए एक्वायर किए ऑन और आफ्टर 4 अक्टूबर, तो वो पुट टू यूज लेस देन 180 डेज होगा। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हाफ, एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज। और जब पुट टू यूज नहीं है, बोलो जब पुट टू यूज नहीं है तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो उन एसेट को अलग से ऐड करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, क्योंकि इनको अलग से, जैसे कि आप जब कैलकुलेट करो तो आपको ध्यान देना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए कि इनके ऊपर करंट प्रीवियस ईयर में कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन उन्हीं एसेट के ऊपर मिलता है जो करंट प्रीवियस ईयर में एक्विजिशन के साथ पुट टू यूज भी होनी चाहिए। बोलो मेरे साथ, पुट टू यूज भी होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन लगाना ही नहीं है, अब लगाना ही नहीं है, इसलिए अलग कर दिया। जैसे कि जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ये एक्चुअली एसेट को ऐड क्यों करना है, डेप्रिसिएशन के पर्पज के लिए एसेट मत ऐड करो, लेकिन बाद में आप रह जाता है, इसलिए एक बार ऐड कर लो। डेप्रिसिएशन के टाइम याद रखना कि इसको कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन इस बार की क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर की क्या बनेगी, ओपनिंग। इसे परचेजेस में तीनों ऐड करनी पड़ती है, परचेजेस में वो भी ऐड करनी पड़ती है जो पुट टू यूज 180 डेज और मोर है, वो भी एसेट ऐड करनी पड़ती है जो पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, और वो भी ऐड करनी पड़ती है जो आपने एक्वायर्ड तो किया लेकिन पुट टू यूज किया ही नहीं, लेकिन उस पर ध्यान रखना पड़ता है डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ये वाली एसेट क्या करेंगे, अमाउंट में से अलग करेंगे। हाँ, ये ध्यान देना है हमें, इसलिए ये फॉर्मेट मैंने बनाया है। समझ में आ गई बात। अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, जो एसेट आपने बेच दी, क्या बेटा, जो एसेट आपने बेच दी उसको आप माइनस कर दो। क्या माइनस करोगे, एसेट बेचने पर जो भी अमाउंट मिला वो माइनस कर दिया। लेस में 2 पॉइंट है, लेस में 2 पॉइंट है, लेस में 2 पॉइंट कौन से, जो आपने एसेट बेची उनको बेचकर जो भी अमाउंट आया, या स्लम सेल में कोई भी एसेट आपने ट्रांसफर की हो। ये जब स्लम सेल आएगा तब बता दूंगा, हमने पढ़ा था कि वैसे पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, कैपिटल गेन में बताया था बताया था बताया था, कैपिटल गेन में कहीं ना कहीं बताया था। किसी को मतलब पता है स्लम सेल का, ओनली रिजल्ट्स पता चले कितने बच्चे पास होने वाले हैं जो पढ़ते भी हैं। स्लम सेल का मतलब लास्ट बेंच बेटा, लास्ट सेकंड बेंच, इधर लास्ट बेंच लेफ्ट हैंड साइड पे, लास्ट सेकंड बेंच, फर्स्ट बेंच लेफ्ट हैंड साइड, और बेटर तुम इधर सेकंड बेंच बेटा राइट हैंड साइड, थर्ड बेंच राइट हैंड साइड, मिड वाली प्यारी बच्ची, आप तुम बताओ बेटा। मतलब जब आप कोई इंडिविजुअल एसेट बेचने की बजाय यदि पूरा ब्लॉक बना के यदि आप सेल करते हो उसको अपन बोलते हैं स्लम सेल। और यहाँ पे अपन जो वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं WDV वैल्यू जनरली। तो यदि स्लम सेल के केस में जो भी आपने एसेट ट्रांसफर किए उसका WDV वैल्यू आपको लेना है। समझ में आ गई बात। और ये जनरली क्वेश्चन में यूज आएगा नहीं, लेकिन फॉर्मेट में ध्यान रखना पड़ेगा किसी क्वेश्चन में दे रखा हो तो नॉर्मली आपको क्या याद रखना होता है कि जो क्लोजिंग WDV आपको निकालनी है तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, 1 अप्रैल का ओपनिंग WDV प्लस जो भी आपकी परचेजेस है माइनस जो एसेट आपने बेची उसका सेलिंग प्राइस। और यदि स्लम सेल किया तो सेलिंग प्राइस नहीं, यदि स्लम सेल किया तो सेलिंग प्राइस नहीं, WDV ऑफ द एसेट ट्रांसफर इन स्लम सेल, राइट। तो ये क्या आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका, क्लोजिंग WDV फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते टाइम क्या याद रखोगे जल्दी बताओ।
डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते टाइम क्या ध्यान रखोगे, जल्दी बताओ। पुट टू यूज 180 डेज और मोर, उनको अलग कर दो, वो अलग है, यही अमाउंट लिखा हुआ ही है। फुल, लेस देन 180 डेज, हाफ, नॉट पुट टू यूज, अंडा, और बाकी के ऊपर लगा दो, फुल ही लगेगा वो, क्योंकि वो किसका पार्ट होगा, वो ओपनिंग का पार्ट होगा। वो किसका पार्ट होगा, ओपनिंग का पार्ट होगा। समझ में आ गई बात एवरीवन? इस तरीके से डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना होता है, और डेप्रिसिएशन माइनस करके जो अमाउंट आएगी दैट इज अ क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, दैट विल बिकम्स, ये अपना जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, तो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी क्या बन जाएगी, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी फॉर नेक्स्ट प्रीवियस ईयर। नहीं समझ में आया बेटा? इस साल का जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी है, जैसे 31 मार्च 2026 की जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी है, वो 26, 27 की क्या बन जाएगी, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। पता है, समझ में आ गई बात? ये ऑलरेडी बता रखा है मैंने ऑलरेडी आपको। मतलब जब आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो इसको ऐसे करना, ये 3 बना के। जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे while कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन अमाउंट, तो जब फाइनली डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करोगे, 3 कैटेगरीज बना लेना। क्या, एसेट एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज, अंडा, डेप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं। एसेट एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, और बाकी के ऊपर जो आपने एक्वायर्ड की हो या ओपनिंग हो, उनके ऊपर फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन तो एनीवन? बताने की जरूरत ही नहीं बेटा, क्योंकि इन बैलेंस के अंदर क्या क्या होगा, वो भी होगी जो आपने एक्वायर्ड की है एंड पुट टू यूज, बोलो तो सही, 180 डेज और मोर। और दूसरी कौन सी होगी बैलेंस के अंदर, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी भी पूरे 12 महीने यूज आती है, और जो 180 डेज यूज हो रही है उन दोनों के ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, फुल। जो लेस देन 180 डेज है उसको आपने पहले अलग कर दिया आप रेट वाले को, और जिनके ऊपर नहीं मिलेगा उनको भी अलग कर दिया। तो आपको अलग क्या करना है, फुल रेट वाले को अलग मत करो, आप क्या अलग करो, जिन पर नहीं मिलेगा वो एसेट अलग कर दो, जिनके ऊपर आप मिलेगा वो अलग कर दो, और बाकी सारी एसेट के ऊपर फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा दो। ये किसका पोस्टमार्टम करने की बात कर रहा है, यहाँ का, ये पहले आप क्या निकालोगे, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निकालोगे। क्या निकालोगे, अब क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी जब आप डेप्रिसिएशन के लिए कैलकुलेट कर लोगे, तो जब डेप्रिसिएशन का रेट लगाओगे तो आपको क्या देखना है, वो एसेट जो पुट टू यूज किया ही नहीं प्रीवियस ईयर में जबकि आपने एक्वायर्ड किया, वो अलग कर दो, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। फिर क्या अलग कर दो, वो एसेट अलग कर दो जिसको आपने एक्वायर किया एंड पुट टू यूज लेस देन 180 डेज किया है, उसके ऊपर आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा। इन दो एसेट के अलावा बाकी को बोलेंगे बैलेंस अमाउंट, और बैलेंस अमाउंट के ऊपर कितना लगेगा, फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इससे क्या आ जाएगा, आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा। तो ये डेप्रिसिएशन का कंप्यूटेशन है। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट, जब आप डेप्रिसिएशन का कंप्यूटेशन करोगे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। समझ में आ गई बात बेटा? गुड मॉर्निंग। ये बातें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। इफ एनी एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर एंड नॉट पुट टू यूज, डेप्रिसिएशन मिलता है क्या, मिलता है क्या, समझ में आ गया? लेकिन एसेट शुड बी एडेड टू ब्लॉक ऑफ एसेट, एसेट को ऐड करना चाहिए, क्यों, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बिगड़ जाएगा। समझ में आ गया लॉजिक? एक्चुअल सेल प्राइस, जो भी एसेट आप बेचते हो तो फेयर मार्केट वैल्यू आपको माइनस नहीं करना, आपको क्या माइनस करना है, एक्चुअल सेल प्राइस। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, राइट। इफ असेसी ट्रांसफर्ड बिल्डिंग, यदि आपने बिल्डिंग बेची
यदि आपने बिल्डिंग बेची तो ऑब्वियसली क्या माइनस होगा, एक्चुअल सेल प्राइस माइनस होगा। लेकिन सेक्शन 50 यदि अट्रैक्ट होता है, याद आया, सेक्शन 50 नहीं, सेक्शन 50C बोलो आप, क्योंकि याद है सेक्शन 50C क्या था, तो अपन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कंसिडर करते हैं, याद आया। हेलो एवरीवन, if stamp duty value is more than the 110% of consideration, then stamp duty value to be considered, तो stamp duty value माइनस होगी। अदरवाइज नॉर्मली जो आपने बिल्डिंग बेची है बाकी के लिए नहीं होता है, सिर्फ बिल्डिंग में लफड़ा होता है। तो बिल्डिंग यदि आपने बेची तो बिल्डिंग बेची तो क्या माइनस करना पड़ेगा, एक्चुअल सेल प्राइस। लेकिन यदि बिल्डिंग बेचते टाइम यदि आपके कैपिटल गेन में यदि सेक्शन 50C यदि अट्रैक्ट होता है, और 50C क्या बोलता है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू टू बी कंसिडर्ड, तो फिर आपको स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस करना पड़ेगा एक्चुअल सेल प्राइस की जगह। अदरवाइज नॉर्मली एक्चुअल सेल प्राइस से माइनस होता है। समझ में आ गई बात। और बाकी अदर एसेट में तो क्या होगा, जो सेलिंग प्राइस होगा, एक्चुअल सेल प्राइस होगा, वही माइनस होगा। मनी रिसीवेबल, क्योंकि यदि आप कोई भी एसेट बेचोगे तो आपको क्या मिलेगा, मनी रिसीवेबल। क्या मिलेगा, तो मनी रिसीवेबल मींस एसेट बेचने पर जो भी आपको सेल प्राइस मिलती है, यदि एसेट डिस्ट्रॉयड हो गई तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलता है वो क्या हो जाएगा, मनी रिसीवेबल। क्या हो जाएगा, और नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1, डेप्रिसिएशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू, कब 50% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपन कंसीडर करते हैं, आप रेट कब लेते हैं, if asset put to use for less than 180 days in the year of, मतलब जिस ईयर में मैंने एक्वायर किया उसी ईयर में पुट टू यूज, बोलो जिस ईयर में एक्वायर किया उसी ईयर में पुट टू यूज, यदि लेस देन 180 डेज है तो आधा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा। आधा मतलब जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल है उसका आप रेट कंसिडर करना है। नहीं आया समझ में, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अब आएगा, समझो। अभी प्रीवियस ईयर 25 26 एंड नहीं हुआ, 31 मार्च नहीं हुई, राइट। मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं, दो एग्जांपल से पूरा क्लियर हो जाएगा। सामने देखना क्या डेट है आज की, March 2026। कौन सा प्रीवियस ईयर हो गया ये बताइए, प्रीवियस ईयर 25 26 में 27 मार्च को आपने क्या किया, एसेट एक्वायर्ड की। क्या किया बेटा, एसेट एक्वायर्ड की, सॉरी मैं 3 एग्जांपल दे देता हूं, ये तो फालतू ऐड कर रहा हूं, एंड पुट टू यूज कर लिया, तब तो आपको पता है आप रेट, आप रेट एसेट आपने एक्वायर किया और सेम ईयर, जिस ईयर में आपने खरीदा उसी ईयर में आपने पुट टू यूज भी किया। क्या किया, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, हाफ रेट। ये सबको समझ में आया, कितना, 27 मार्च 2026, दैट इज अ प्रीवियस ईयर 25 26 में आपने क्या किया, एसेट को एक्वायर किया बट नॉट पुट टू यूज, बट नॉट पुट टू यूज। तो 25 26 में क्या होगा, 25 26 में क्या होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, मतलब नो डेप्रिसिएशन। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये तो 25 26 है क्या, 26 27, ओ मुझे याद आया, दिसंबर 26 में, कब बेटा, दिसंबर 26, अब दिसंबर 26 में आपने क्या किया, एसेट को पुट टू यूज किया। एसेट को कब पुट टू यूज किया,
दिसंबर में। तो ये एसेट कितने दिन यूज आई? लेस देन 180 डेज। तो 25-26 में मिलेगा ही नहीं, तो 26-27 में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी होगी? आप रेट नहीं, फुल। यही मैंने बोला था नहीं समझ में आया, अब आएगा समझ में, क्योंकि आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए कंडीशन है क्या? जिस प्रीवियस ईयर में आपने खरीदा उसी प्रीवियस ईयर में पुट टू यूज लेस देन 180 डेज। यहाँ पे 26-27 में भी लेस देन 180 डेज है, लेकिन एक्वायर्ड कब किया था? तो 26-27 में आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सेम ईयर में एक्विजिशन नहीं है, एक्विजिशन पहले वाले ईयर में ऑलरेडी हो चुका है, अर्लियर ईयर में पहले हो चुका है। जिस ईयर में, बोलो, जिस ईयर में आपने एक्वायर किया, जिस ईयर में आपने एक्वायर किया उसी ईयर में यदि पुट टू यूज, जिस ईयर में एक्वायर किया उसी ईयर में यदि पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हो, जैसे ऊपर हुआ पहले एग्जांपल में। पहले एग्जांपल में क्या था बेटा? 25-26 में आपने एक्वायर किया, बोलो मेरे साथ, 25-26 में आपने एक्वायर किया और जिस ईयर में आपने एक्वायर किया उसी ईयर में पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है। इसलिए 25-26 में, इसलिए 25-26 में क्या हुआ? आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यदि जिस ईयर में आपने एक्वायर किया उस ईयर में यदि आपने पुट टू यूज नहीं किया, अब नेक्स्ट ईयर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या बेटा? नेक्स्ट ईयर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये लेस देन 180 डेज हो या 180 डेज और मोर हो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा? फुल होगा। ये समझ में आई बात? नहीं आ रही समझ में? इधर इधर इधर, आधा रेट, आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तभी अप्लाई होगा, ऐसे बोलो, जिस ईयर में खरीदा, जिस ईयर में खरीदा उसी ईयर में पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, ना कि ऐसे जब भी आप पुट टू यूज लेस देन 180 डेज करो आधा रेट लगा दो, ये गलत है। ये 50% वाला जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है तभी अप्लाई होता है जब जिस प्रीवियस ईयर में आपने एक्वायर किया, बोलो मेरे साथ, जिस प्रीवियस ईयर में एक्वायर किया उसी, क्या वर्ड इंपॉर्टेंट, उसी प्रीवियस ईयर में पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हो, तभी, क्या बेटा, तभी आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज फुल रेट। तो यहां पे 26-27 में क्या असेट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, फिर भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 26-27 में क्या होगा? फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कंसीडर किया जाएगा। समझ में आया सबको? गुड मॉर्निंग। वापस एक बार पढ़ो, ये लास्ट लाइन आपको समझ में आ जाएगी। हेलो, प्रोविजो टू द सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? दिस रेस्ट्रिक्शन अप्लाई ओनली इन द ईयर ऑफ, जिस ईयर में आपने असेट खरीदी थी यदि उसी सेम ईयर में यदि असेट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज हो, देन आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आधा रेट कंसीडर किया जाएगा, जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल है, अदरवाइज ऑलवेज फुल, ऑलवेज। यहां पे समझने के लिए एक एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे आपने असेट एक्वायर की, जो मैंने अभी समझाया ना, इधर इधर एवरीवन, यदि असेट आपने क्या की, एक्वायर की 25-26 में, एंड ईयर ऑफ पुट टू यूज लेस देन 180 days, that is the previous year 25-26, depreciation allowed 25-26 आप रेट, क्योंकि जिस ईयर में आपने एक्वायर किया उसी ईयर में पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है, इसलिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आप लगेगा 25-26 में, राइट एवरीवन? आपने एक्वायर किया 25-26 में, लेकिन आपने नेक्स्ट ईयर भी आपने एक्वायर किया 25-26 में, लेकिन आपने पुट टू यूज लेस देन 180 डेज के अंदर 26-27, तो 26-27 में आप रेट नहीं होगा, फुल रेट होगा। समझ में आ गई बात? एवरीवन गुड मॉर्निंग। एक और इंपॉर्टेंट बात, क्लोजिंग WDV कैसे निकालते हैं बेटा? ओपनिंग प्लस परचेजेस, और घपलेबाजी किस में होती है?
ये आपको पता है गवर्नमेंट क्या प्रमोट करती है, डिजिटल। डिजिटल मतलब अदर देन केस, जिसमें आपका अकाउंट पे ही चेक भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई, ये सब उसके पार्ट है। किसके पार्ट है ये सब डिजिटल के पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट है। गवर्नमेंट क्या बोलती है, केस में मत खरीदो। क्या मत करो? तो यदि फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि यदि आपने कोई भी एसेट एक्वायर की और एसेट को एक्वायर करने के लिए पर्सन को एक दिन में आपने फॉर एग्जांपल 25,000 का केस दे दिया और 75,000 रुपीज का आपने चेक दे दिया एसेट को एक्वायर करने के लिए, तो क्या याद रखना पड़ेगा? तो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर मिलेगा? समझ में आया नहीं आया? यदि आपने कोई भी एसेट एक्वायर किया तो जो एसेट को एक्वायर करने के लिए जितना आपने केस पेमेंट दिया ना, वो इग्नोर कर दो। क्या इग्नोर कर दो? और केस पेमेंट के अंदर बियरर चेक भी आता है, क्योंकि बियरर चेक भी क्या होता है, केस के इक्विवेलेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें नाम का पता नहीं चलता। ओनली अकाउंट पे ही चेक जो होता है ना, वो चेक के अंदर आता है। ये तो पता ही होगा ना ऑलरेडी। तो जब भी मैं चेक की बात करता हूं तो मैं किसको कवर करता हूं? अकाउंट पे ही चेक, जिसको अपन क्रॉस चेक बोलते हैं। ऐसे इतना भी चलेगा और इसके ब्रैकेट में लिखा होता है अकाउंट पे ही। समझ में आ गई बात? सर कोई एसेट खरीद रहा था 300 रुपए की, 300 रुपए पे भी दिमाग लगा रहे हो, ऑनलाइन करूँ क्या यार, चेक दूं क्या? आजकल तो क्या है, फिर भी सिस्टम बदल गया। अब तो 3-4 सालों से 10 रुपए भी हम ऑनलाइन करते थे, यूपीआई करो। लेकिन अब इमेजिन करो, इमेजिन करो मेरे पास यूपीआई नहीं है, मैं चेक दूंगा 10 रुपए का? 10 रुपए ले ले, बाहर भी बोलेगा 10 रुपए भी चेक दूंगा, बैंक जाऊंगा 10 रुपए के लिए लगाने के लिए चेक को, 10 रुपए केस में। क्या कहना चाह रहा हूँ, कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं आपको क्या याद कराना चाह रहा हूं, जनरली हम केस डीमोटिवेट करते हैं, केस पेमेंट को कंसिडर नहीं करते। ऐसे बोला 10,000 रुपीज कितना? यदि आपने एसेट को एक्वायर करने के लिए 5,000, 6,000, 8,000 दे रखे तो इग्नोर मार देना। लेकिन किसी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि आपने 12,000 का केस पेमेंट दे दिया, तो भैया वो इग्नोर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? पूरा इग्नोर होगा। तो जितना केस पेमेंट आपने 10,000 रुपए से ऊपर किया, तो वो पूरा का पूरा केस पेमेंट इग्नोर कर दो, और जो आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है वो कंसिडर होगा, वो आपके एसेट का पार्ट बनेगा। समझ में आ गई बात? एक क्वेश्चन साथ में करते हैं, फिर क्लास को एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन के बिना पता ही नहीं चलेगा कि इतनी देर से जो अपन मेहनत कर रहे हैं समझने की, वो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, ये लिख लो आप एक बार, ये अलग से मैंने यहाँ पे कवर नहीं कर रखा, इसको एक एज ए उसमें कवर कर लो, प्रोविजन के फॉर्म। पहले प्रोविजन लिखो ये वाला, ये प्रोविजन पहले लिखो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं एक बार रीड कर देता हूँ प्रोविजन वापस से एक बार, जरा देखिए वैसे। चलो पढ़ लेते हैं, जिससे कि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। वेयर दी असेसी, जिसकी आप पीजीबीपी इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, तो वेयर द पर्सन असेसी इनकर्स एनी एक्सपेंसेस फॉर परचेजिंग एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट और पार्ट देयर ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ इज पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड टू ए पर्सन इन ए डे। क्या बेटा? यदि एक पर्सन को इन ए डे जो भी आप पेमेंट दे रहे हो एसेट एक्वायर करने के लिए, और यदि वो केस पेमेंट 10,000 रुपीज से ज्यादा हुआ, अदरवाइज, अदरवाइज किसके अलावा? ऑनलाइन के अलावा। ऑनलाइन में सब कुछ आ जाता है, अकाउंट पे ही चेक आ जाता है, अकाउंट पे ही चेक आ जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईआईएमपीएस और यूपीआईस, ये सब उसी का पार्ट है। उनके अलावा, मतलब इजी लैंग्वेज में आप क्या लिख सकते हो वर्ड? क्या वर्ड लिख सकते हो? कि यदि कोई भी असेसी एसेट एक्वायर करने के लिए, क्या एक्वायर करने के लिए? एसेट एक्वायर करने के लिए केस पेमेंट देता है पर्सन को इन ए डे, इन ए डे, डे मतलब दिन, 3-4 दिन मिला के नहीं, एक दिन में, एक दिन में एसेट को एक्वायर करने के लिए जो आपने केस पेमेंट दिया, यदि वो केस पेमेंट यदि 10,000 से ज्यादा का है, यदि वो केस पेमेंट यदि 10,000 से ज्यादा का है, तो पूरा का पूरा केस पेमेंट क्या हो जाएगा? इग्नोर। डेप्रिसिएशन के पर्पस के लिए उसको आपको लिखना ही नहीं है।
समझ में आ गई बात? ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक रेट। वाह, वैसे हमें याद भी है, तो मैंने बोला इतना तो याद करेंगे। डिटेल में आप याद नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट इतना तो याद करो, बिल्डिंग पर 10%। पूरा याद कर पाओ तो मैंने समझा दिया है। एटलीस्ट मिनिमम बिल्डिंग पर 10%, फर्नीचर एंड फिटिंग पर 10%, प्लांट एंड मशीनरी पे 15% और इनटेंजिबल एसेट पर 25%। और पूरा टेबल याद कर लो, उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। और इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि प्लांट ए मशीनरी 15%, WDV ऑफ द प्लांट ए और प्लांट बी एज ऑन 1 अप्रैल 2025, इसे बोलते ओपनिंग WDV। क्या बोलते? कितना दिया हुआ है? 25 लाख रुपीस। एडिस एक नया प्लांट आपने खरीदा 30 जून 2024-25 को, और मैंने अभी तुम्हें बताया था 3 अक्टूबर तक जो भी परचेज हो फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 3 अक्टूबर, याद आया? और ये 30 जून है, मतलब पहले ही एक्वायर्ड किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लान सी ऑन 30 जून 5 लाख रुपीज इज पेड इन केस। तो इसका मतलब आपने असर एक्वायर्ड किए 15 लाख की, तो 15 लाख ऐड नहीं होगा। कितना ऐड होगा? 10 लाख रुपए ऐड होगा, 5 लाख रुपीज ऐड नहीं होगा। इसलिए समझ में आया कि नहीं आया? गुड मॉर्निंग, क्लियर है सबको? तो मैं ऑर्डरली करवा देता हूँ, स्टेटमेंट तो आप बना ही लोगे। ओपनिंग WDV 25, ओपनिंग WDV 25 प्लस परचेजेस। परचेज वैसे 15 की है, लेकिन लिखोगे कितना? लॉजिक क्लियर है? हेलो, लॉजिक क्लियर है एवरीवन? प्लान डी 31 दिसंबर 2025 एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 3 अक्टूबर तक तो फुल, तो आफ्टर 3 अक्टूबर मतलब ऑन और आफ्टर 4 अक्टूबर आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 480 इज पेड इन केस बैलेंस 720। तो यहाँ पे कितना आएगा? 720। कितना आएगा? लेकिन ब्रैकेट में लिख देंगे आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जैसे आपको ध्यान रहे। क्या लिख दोगे? सेल प्लांट ए ऑन 1 दिसंबर 2025 6 लाख रुपया। माइनस कर दो इसको बेटा, क्या कर दो? कितना आ रहा है क्लोजिंग WDV? 3620। ये क्लोजिंग WDV पे अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता या आप लगता है पहले उनके ऊपर, और बैलेंस पे फुल। डेप्रिसिएशन का अमाउंट बता दो कितना आ रहा है, मजा आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। हाँ, 720 पे लगेगा 7.5% और बैलेंस पे लगेगा 15%। तो फिर बताओ डेप्रिसिएशन का टोटल अमाउंट कितना आएगा? 720 इंटू 7.5% और बैलेंस अमाउंट के ऊपर 15%, और ऐड करके बताओ कितना आएगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन? कितना? 489, 1 2 3 489 489 489। बाकी बच्चों की आवाज नहीं आ रही। 489 सिंपल है। चलो अपना टाइम भी हो गया। वैसे एक क्वेश्चन और करना था, मेरा टारगेट था। ये रहा एवरीवन, समझ में आ गया सबको? गुड मॉर्निंग एवरीवन, समझ में आ गया? आज एक ही क्वेश्चन में होमवर्क के लिए दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। आज मैं एक ही क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। ईमानदारी से करके आना, बाकी अपन कल कंटिन्यू करेंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।